ये ये किसका खुला हुआ है? मद्रास CHM कौन है भाई? अब बेटे अभी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करी, कर रहा हूँ मैं स्क्रीन शेयर। आप जरा 2 मिनट रुकिए, बिल्कुल कर रहा हूँ। ये मद्रास CHM, ये मद्रास कैंप भाई, नाम अपना लिखने पर है मेहरबानी, ताकि जो है वो अटेंडेंस लेने में आसानी हो जाए। हाँ जी भाई, हो गई स्क्रीन शेयर, हो गई भाई। अच्छा जी, हमारा टॉपिक चल रहा था, जरा 1 मिनट में आप लोगों की फाइल के नाम से सेव कर लूँ जरा। आप लोग हैं ठीक है भाई, मद्रास सेकेंड ईयर बी। अच्छा भाई, अब्दुल्ला महमूद अली मुगल फिजा बेग हंजला तौफीक। बेटा ये जिसने भी दिया है तौफीक साहब, ये ज़रा मिटा दें ये जो आपने किया है, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं इसे ख़त्म ही कर दूँ ताकि कोई कर ही ना सके। हाँ जी, सजील जी बेटे बोलिए। आप फर्स्ट ईयर के नहीं हैं? बेटे तो आप फर्स्ट ईयर के हैं, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सेकेंड ईयर की क्लास है, और आपकी क्लास का टाइम तो नहीं हुआ अभी। आपकी क्लास तो है वो मेरे ख्याल से 5:15 बजे। बेटे चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा, ठीक है। अभी जो है वो शुरू ही हुआ था चैप्टर नंबर 2, और आई थिंक हमने सिर्फ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वगैरह ही डिस्कस की थी। और कोई भाई फर्स्ट ईयर का तो नहीं आ गया? बेटे 1 मिनट, ज़रा कुछ है जिनका माइक ऑन नहीं हुआ है अभी तक, ज़रा वो माइक ऑन कर लेना अपना, ताकि जो है वो क्योंकि अगर वो अपनी ऑडियो ऑन नहीं करेंगे तो उन्हें जो है वो ना सुनाई देगा ना बोल सकेंगे। मोहम्मद शकलैन, अब्दुल्ला महमूद। अब्दुल्ला भाई आप जो है वो इसी क्लास के हैं? सेकेंड ईयर के हैं? ठीक है बेटे। बेटे हमारा टॉपिक चल रहा था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 7A, ठीक है जी। हमने ग्रुप 1A का डिस्कस कर लिया था, ग्रुप 7A डिस्कस कर लिया था। तो आज हम शुरू करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 4A, ठीक है जी। सबको स्क्रीन शेयर हो रही होगी? तौफीक अहमद, तौफीक हमारे पास है ना सेकेंड ईयर में? बेटे इसका माइक ही ऑन नहीं हो रहा है।
बेटे ज़रा मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज पहली क्लास किसकी है। जैसे अभी आपने बता दिया बेटे आपकी एक पहली क्लास है, इसके अलावा और कौन है जिनकी आज पहली क्लास है? ठीक है अब्दुल्ला साहब आप पहले नए हैं आज, और अली मुगल शायद नए, बाकी सब तो शायद पुराने ही हैं। जैनुल आबिदीन नहीं आया अभी भी। जी जी बेटे आपने तो मुझे बता दिया, आप नहीं हुए, बाकी मैं और भी कंफर्म कर रहा था ताकि मैं उसी हिसाब से टॉपिक को लेके चलूँ। अच्छा हमारा आज का टॉपिक है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 4A। हमने हाइड्रोजन की पोजीशन को डिस्कस करना है 4A ग्रुप के साथ। जो 4A जो ग्रुप है हमारा, इसका नाम है कार्बन फैमिली। ठीक है भाई, ग्रुप 4A जो है वो हमारा है कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली की कुछ बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं भाई, ताकि हमें सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी का पता चल जाए। अब आते हैं हम कि कार्बन और हाइड्रोजन की कुछ बातें डिस्कस करें। मैं यहाँ पहले हाइड्रोजन के कुछ मामला लिख लेता हूँ और उसी को कंपेयर कर लेंगे हम कार्बन फैमिली के साथ। अब ये हाइड्रोजन जो है हमारा, उसकी मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई थी, जिसमें हमारा पहली बात जो है वो हाइड्रोजन क्या है, गैस है। दूसरी बात, हाइड्रोजन क्या है, डाई एटॉमिक, यानी किस फॉर्म में पाया जाता है, H2। ठीक है, इसके अलावा कोई बात आप लोग बताना चाहें? इसके अलावा कोई बात बताना चाहेगा मुझे? गैस हो गई, डायटोमिक हो गई, और मैंने ये बात भी बताई थी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं भाई। ठीक है, इसके अलावा नॉन मेटल है ये, और कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, 1s1। अब हम बात करते हैं ग्रुप 4 की। ग्रुप 4 यानी कार्बन फैमिली की। कार्बन फैमिली में कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो हमें नहीं पता होंगी, तो हम वो डिस्कस करते हैं पहले कि भाई कार्बन फैमिली का क्या मामला है। कार्बन फैमिली में हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो कार्बन फैमिली के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, सॉलिड हैं। पहली बात तो ये हो गई। आधे में आगे और क्या मामला है, ये मोनो एटॉमिक होते हैं भाई, अकेले पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन अकेले मिलेगा, सिलिका इस ग्रुप का मेंबर है, अकेले मिलेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास कैसे मिलते हैं, अकेले। तो यानी ये कौन है, हमारे मोनो एटॉमिक। ठीक है भाई, मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक के बाद अगर हम बात करें कार्बन फैमिली की, तो और ऐसी क्या बात है जो सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी में आती है? हाँ भाई, कोई ऐसी बात जो कार्बन की होती हो। कार्बन में और क्या मामला था भाई, कॉन्फ़िगरेशन। मेरे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? बिल्कुल भी क्लियर नहीं है? अगर क्लियर नहीं है तो मैं जो है वो क्लियर करवाता हूँ। बेटे सकलैन, बेटे सकलैन अपना माइक बंद कर लेना। बेटे बताएं जरा, आप सही आ रही है आपको आवाज? खलील, मिसबा, खलील साहब आप भी बता दें यार।
जी सर, आ रही है आवाज आप? ठीक है जी। नहीं सर, हम दोनों को हटा के 17 बच्चे। हाँ जी, तो सॉलिड्स होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं। फिर मैंने कहा इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NH2 NP2 होगी। ग्रुप 4 है ना, 2s में जो बच गया वो p में। ठीक है भाई, 2s में जो बच गया वो p में। बेटे ये फिर आपके इंटरनेट का इशू है, क्योंकि मेरे पास जो है वो बिल्कुल ओके इंटरनेट चल रहा है। मैं फिर भी जो है वो थोड़ा दरवाज़ा खोल देता हूँ भाई, ताकि अगर मेरा इंटरनेट का इशू हो तो मसला हल हो जाए। हो सकता है आपका नेट सही ना चल रहा, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मेरा भी सही ना चल रहा, मगर मेरा सही नहीं चल रहा होता ना तो ये अटकता, ये अटक नहीं रहा। ठीक है जी, तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ बातों को, बीच में जो है ना वो बेटे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, कार्बन की नहीं, मैंने ग्रुप 4 की कॉन्फ़िगरेशन बताई है ना। कार्बन ग्रुप 4 की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NH2NP2। ठीक है जी, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP2। और मैंने ये बात पहले जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि इसको याद करने का तरीका कि 4 है ना, तो 4 में 2 S में, जो बच गया वो P में। तो 4A में S में 2 आ गए, तो 4 में से 2 गए, बचा कितना, 2। तो P में भी कितने आएंगे, 2। तो मैंने ये तरीका बताया था कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो मैं कार्बन फैमिली की बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि कार्बन फैमिली के सारे एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं। ठीक है भाई, ये बात हमने ये लिख दी कि भाई कार्बन एलिमेंट सारे सॉलिड होते हैं, मोनोएटॉमिक होते हैं यानी अकेले पाए जाते हैं, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, NH2NP2। ठीक है भाई, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2NP2। अच्छा जी, इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आपको लगता हो कि हाँ भाई ये इन दोनों की मिलती होगी। हाँ जी, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कार्बन के जो है ना ये ज़्यादातर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर करते हैं। ठीक है भाई, ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअल शेयर करते हैं, तो यानी डुअल नेचर रखते हैं। ये हो सकता है ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है रिड्यूसिंग भी हो, बट मोस्टली क्योंकि ये नॉन मेटल है तो ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा ये भी सब क्या है, नॉन मेटल्स होते हैं। इनमें कुछ मेटल्स हैं, ऐसा नहीं कि इनमें मेटल्स नहीं है, बट कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। फिर इसके अलावा सिलिका भी नॉन मेटल है। फिर जर्मेनियम जो है वो डुअल नेचर है, मेटलॉइड है। फिर उसके नीचे और एलिमेंट जो हैं वो थोड़े मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं, तो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते कि भाई कार्बन भी नॉन मेटल और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, तो मैं काम ये करूँगा, मैं हर पॉइंट पे लिखता जाऊँगा और आपको समझाता चला जाऊँगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 4 है। आप हेडिंग बना लो अपने पास। हेडिंग जब बना लो उसके बाद हेडिंग बनाना सिमिलैरिटीज की। सिमिलैरिटीज भी कहते हैं और रिजेम्बलेंस भी कहते हैं। जब आप हेडिंग बना लो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप 4A, तो फिर आप हेडिंग बनाओगे सिमिलैरिटीज एंड रिजेम्बलेंस की। तौफीक अहमद साहब, आपने हाथ उठाया है, तो आपका कोई सवाल है? या गलती से उड़ गया था आपका हाथ? अच्छा जी, मैं आप लोगों को कुछ बातें समझा दूं पहले कि देखिए ऑनलाइन क्लास में चलना किस तरीके से। अभी एक मसला आया कि आप लोग फर्स्ट ईयर की क्लास में आ गए थे, देखिए जब तक मैसेज ना आए तब तक क्लास ज्वाइन नहीं करनी। पहली बात, ग्रुप पे मैसेज आएगा ज्वाइन, तो आप ज्वाइन करिएगा।
अच्छा, इसके अलावा आप लोगों के साथ मामला क्या है? मसला ये है कि देखिए मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लाया था, अगर किसी का कोई मसला होता है, फॉर एग्जाम्पल लाइट चली गई, इंटरनेट नहीं चल रहा, या किसी और बहुत ही कोई बड़े मसले की वजह से आप क्लास अटेंड नहीं कर सके, तो रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, आपको मिल जाएगा, आपकी क्लास मिस नहीं होगी। अगली बात भाई, अगली बात ये है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, जो ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल लिखना नहीं चाह रहा अभी, वो सिर्फ समझना चाह रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप सिर्फ समझ लें। अभी लिखने की टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मैं डिक्टेट नहीं कराऊंगा, स्क्रीन पर लिखूंगा। ठीक है भाई, मैं डिक्टेट कराने वाला तो मामला नहीं है ना, क्योंकि आमने सामने नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता किसका क्या वर्ड रह गया, क्या मसला हो गया, तो मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ हर चीज़ लिखी होगी। मैं अभी सिमिलैरिटी पढ़ाऊंगा ना, पहला पॉइंट लिखूंगा तो यहाँ लिख के बताऊंगा, क्योंकि डिक्टेट करने का तो फायदा नहीं है ना भाई। तो जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा। तो आपके इंशाल्लाह बहुत मसले हल होंगे यहाँ से। क्या आपको फौरन नहीं लिखना, ठीक है, नहीं लिखें, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप ये नोट्स अपने पास फिर कॉपी डाउन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो आप वहाँ नहीं लिख सकते थे वो भी आपके पास मौजूद होंगी। तो इंशाल्लाह इस तरीके से लेके चलेंगे। थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, बट इसको हमने कवर करना। अच्छा जी, तो अब मैं शुरू करता हूँ। ठीक है भाई, अब मैं शुरू करता हूँ सिमिलैरिटीज और रिजेम्बलेंस को लेकर। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट मैं पहले समझाता हूँ आपको, ताकि फिर मैं पॉइंट लिखूंगा। पहले पॉइंट को हम लिख लेते हैं पहले, कि आते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं हम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ठीक है भाई, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका बनाऊं क्या, शेल। ठीक है भाई, इसका मैं क्या बनाऊं, शेल बनाऊं। तो अगर मैं शेल बनाता हूं, ये हाइड्रोजन का बना लिया मैंने। अच्छा जी, तो हमारे पास कार्बन की और हाइड्रोजन की फिलिंग करते हैं हम। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ कलर को, ताकि आपको समझ आए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो हाइड्रोजन के पास यहाँ आ गया 1। ठीक है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। ठीक है भाई, 6 में से 2 आ गए, कितने बच गए, 4। तो बाकी में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ। तो अब हमने करी कार्बन की फिलिंग, कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के इस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे, 2। कार्बन के इस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 8। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कितने मैक्स इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे भाई। अब इसमें 2 में से कितना है, 1। 2 में से कितना है, 1, यानी आधा। और इसमें भी 8 में से कितने हैं, 4, यानी आधे हैं। तो दोनों में आधे आधे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हाफ फिल्ड कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल भी हाफ फिल्ड है, और कार्बन का भी जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है वो भी हाफ फिल्ड है। तो ये इसका पहला रिजेम्बलेंस है कि दोनों के बैलेंस शेल, या आप कह लें कि आउटर मोस्ट शेल क्या है, हाफ फिल्ड। ठीक है भाई, तो यहाँ पहला पॉइंट आएगा इसका, और मैं पहला पॉइंट यहाँ लिखता हूँ आपके पास, कि पॉइंट नंबर 1 हमारे पास बनेगा, both hydrogen and elements of group 4a have half filled valence shell। ठीक है भाई, ये सिमिलैरिटी हो गई पहली, कि दोनों हाइड्रोजन और हमारे पास कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो बैलेंस शेल है वो क्या है, हाफ फिल्ड। और मैंने ऊपर डायग्राम बना के आपको समझा भी दिया कि दोनों के देख लें, 2 में से 1 है तो आधा, 8 में से 4 है तो आधा, तो दोनों क्या है, हाफ फिल्ड। ठीक है भाई, दूसरे की बात करता हूँ।
दूसरा पॉइंट देखें, हमने यहाँ लिखा ना कि ये भी नॉन मेटल्स हैं और ये भी नॉन मेटल्स हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट बन गया कि बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4a, ठीक है जी, बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4a आर नॉन मेटल्स, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है भाई। हमेशा क्या बनाएंगे? कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों नॉन मेटल है ना। जब दोनों नॉन मेटल हैं तो नॉन मेटल और नॉन मेटल जब मिलता है तो कंपाउंड क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बनाते हैं। तो हम यहाँ ये बात भी लिख सकते हैं, तीसरी बात हमारी क्या होगी कि तीसरी बात हम यहाँ लिखते हैं कि बोथ हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, बेटे म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H और Cl ने कंपाउंड बनाया, ठीक है भाई। तो H और Cl का कंपाउंड यानी दोनों नॉन मेटल हैं, तो यहाँ बॉन्डिंग क्या होगी? कोवेलेंट। इसी तरह अगर मैं कार्बन का बनाता हूँ, जैसे अभी कार्बन का कंपाउंड आता है एक CCl4, तो इसके दरमियान भी बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट। इसी तरह अगर मैं बात करूँ CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन भी आपस में बॉन्ड क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये लोग हमेशा जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो कौन से होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो इसीलिए बोथ हाइड्रोजन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4a फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर है बेटे बात? मैंने इसीलिए नीचे एग्जांपल दे दी, HCl हो गया, CCl4 हो गया, CH4 हो गया, ये हमारे पास हमेशा क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वो कंपाउंड भी कोवेलेंट होगा। अच्छा जी, चौथा पॉइंट जरा समझने वाला है, थोड़ा डिफरेंट है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें भाई। CCl4 बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, आप टेंशन नहीं लें यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? जो हमारे पास कार्बन है ना, तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Cl के आउटर मोस्ट शेल को बनाते हैं, Cl के आउटर मोस्ट शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से यहाँ एक बना, तो देखो ये एक कोवेलेंट बॉन्ड, ये म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है ये आपस में। तो इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग करके ये आपस में क्या बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बन के साथ क्या लगे हुए? 4 Cl लगे हुए, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन Cl का है। इन्होंने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करी है, ठीक है। कौन सी शेयरिंग करी है भाई? म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है भाई। ये बात साहब यकीनन समझ आई होगी थोड़ी बात। अच्छा जी, चौथे पॉइंट पे मैं आता हूँ। चौथे पॉइंट को लिखवाने से पहले मुझे आपको, पहले मैं लिखवा देता हूँ फिर समझाता हूँ कि चौथा पॉइंट है क्या। मैं लिख देता हूँ फिर हम इस पर बात करते हैं कि इसमें मामला क्या है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी।
of hydrogen are similar to कार्बन शेल। अब मैं इन तीन टर्म्स को आपको समझा दूं कि ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है। मैं ये हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। तो भाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं पहले। क्या होती है आयोनाइजेशन पोटेंशियल? मैं उर्दू में समझाता हूँ भाई क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो ना आउटर मोस्ट शेल से, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना हो आउटर मोस्ट शेल से, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from outermost shell is called ionization potential। लिख भी देता हूं मैं आपकी आसानी के लिए भाई यहाँ पर कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, इसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मैं उर्दू में रिपीट कर देता हूं बात कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, यानी आयन बनाने की ताकत। ठीक है, पोटेंशियल मतलब ताकत, आयोनाइजेशन यानी आयन बनाने की ताकत। अगर किसी के पास है उतनी एनर्जी तो वो क्या बनाएगा? आयन बनाएगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, पहले मैं उर्दू में समझाता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। आयनाइजेशन पोटेंशियल की है ना उल्टा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? कि जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी निकलती है। रिपीट कर रहा हूँ बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है भाई? कि जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, आएगा आउटर मोस्ट शेल में, तो उस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी ना उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, आयनाइजेशन का बिल्कुल उलट है ये। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? कि एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? कि जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी निकलती है। तो इस हिसाब से आयनाइजेशन पोटेंशियल इज एंडोथर्मिक और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक। इसकी भी मैं यहाँ पे वर्डिंग लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन enters the outermost shell। ये भाई मैं बिल्कुल किताब वाली डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपके अल्फाजों में, इसीलिए मैंने इस तरह की वर्डिंग लिखी है, क्योंकि इसकी किताब की डेफिनेशन ना बिल्कुल ही अलग होती है। कहने का मकसद उनका यही होगा, कहने का बिल्कुल यही मकसद है उनका, बट मैं इसलिए ये बात लिखवा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि ये बात है क्या। तीसरी बात क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसे कहते हैं भाई? किसी एलिमेंट की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत। किसी एलिमेंट की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहलाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके बात ध्यान में बैठे कि किसी भी एलिमेंट की क्या इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत
क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इसको अंग्रेजी में अगर हम लिखें तो हम इसको लिखते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट a shared pair of electron अस्सलामुअलैकुम toward itself। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, हाँ भाई, क्या हुआ अजीज? देखिए, मैं रिपीट करता हूँ मैं तीनों बातों को। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। भाई मैं बोल नहीं रहा था उस वक्त, अब बोल रहा हूँ मैं। अब आ रही है आवाज तौफीक? हाँ जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोशन। ठीक है, यानी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन आ जाए और उस वक्त कोई एनर्जी निकले, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और किसी एलिमेंट की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत कहलाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब हमने ये बात पढ़ी इसलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। ये कह रहे हैं कि ये तीनों वैल्यू हाइड्रोजन की और कार्बन फैमिली की क्या होती है? सिमिलर होती है। जैसे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2। ठीक है जी, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, En ऑफ हाइड्रोजन इज 2.2। ठीक है भैया। और आपको मैं कार्बन की भी बताता हूँ कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है। कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू 2.5 है। ठीक है जी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2.5 है। ये तकरीबन एक दूसरे से अप्रोक्सीमेटली करीब है, इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी आपस की जो वैल्यूज हैं कि IP हो गया, EA हो गया यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनकी हाइड्रोजन से क्या है? मिलती है। यानी तकरीबन जितने भी ग्रुप्स हैं ना, उन सबकी 2.2, 2.1, 2.3, 2.4 इनके आसपास ही है। तो इसीलिए जो है वो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया कि दे हैव सिमिलर IB, EA एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी भी किसी का कोई सवाल है तो पूछें, फिर मैं डिसिमिलैरिटी पे जाता हूँ। जी बेटे। बेटा निशा, आपने कोई सवाल है आपका? ठीक है भाई, ये तो चार बातें हो गई। अच्छा, एक और बात, मसला सारा ये कि वो सिमिलैरिटी ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यू भी होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ थी आसानी से वो बता दी, याद रखने के लिए ज़रूरी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताना था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की भी वैल्यू होती है, इसी तरह आयनाइजेशन पोटेंशियल की भी वैल्यूज होती हैं। वो बहुत आगे का डिटेल टॉपिक है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा बताना था क्योंकि ये टॉपिक आपका फर्स्ट ईयर का था, तो मैंने थोड़ा रिव्यू कराया आपको, और कुछ नहीं। अच्छा जी, मैं कैरी ऑन करता हूँ बिल्कुल खलील साहब, आगे चलते हैं हम इस बात को लेकर। एक और बात है कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स बने जाते हैं, जिन्हें हम ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स बहुत वाफर मिकदार में मिलते हैं, कहते हैं तकरीबन कोई 20,000 कंपाउंड हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलते हैं सिर्फ। तो कार्बन फैमिली में कार्बन ने हाइड्रोजन को अपने ग्रुप में नहीं रखा, मगर उसने अपने साथ जरूर रखा। यानी जहां कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही होती ना, तो वो कौन पूरा कर रहा होता है? हाइड्रोजन। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, तकरीबन कोई 20,000, मैं कम बोल रहा हूँ, 20,000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वो एलिमेंट्स हैं जो क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक है। ठीक है भाई, और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा एक साथ मौजूद है।
आप देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन। तो कार्बन के साथ उस ग्रुप में तो मौजूद नहीं है हाइड्रोजन, बट उसके हर कंपाउंड में जरूर मौजूद है। तो इसीलिए हम इसको सिमिलैरिटी में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि सिर्फ कार्बन के साथ बनते हैं, बाकी और एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन के कंपाउंड मौजूद नहीं है। तो ये 4 सिमिलैरिटीज हैं। अगर आपने कॉपी कर ली हो तो ठीक है, नहीं की हो तो परेशान नहीं हो, बिल्कुल भी मिल जाएंगी आप। मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ, इसी का डिसिमिलैरिटीज पे आता हूँ। डिसिमिलैरिटीज भी कह सकते हैं और मिसफिट्स भी कह सकते हैं। हाँ जी, तो क्या क्या डिसिमिलैरिटी होगी? देखिए ऊपर मैंने लिखवाई थी कुछ, आ जाते हैं ऊपर, आ जाते हैं। ये आ जाओ। एक डिसिमिलैरिटी ये रही, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि एक डिसिमिलैरिटी, दूसरी डिसिमिलैरिटी, तीसरी डिसिमिलैरिटी, और चौथी है ऑक्साइड्स वाली। सही है भाई? तो हम आते हैं फटाफट और इनकी डिसिमिलैरिटीज लिख लेते हैं। पहली डिसिमिलैरिटी क्या है कि दोनों की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है, यानी दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम नहीं है। ठीक है जी, तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन की वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, और कार्बन की क्या है, कार्बन फैमिली की क्या है ns2np2। तो ये पहली डिसिमिलैरिटी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है भाई, ये पहली डिसिमिलैरिटी है। दूसरी डिसिमिलैरिटी भाई क्या है, हाइड्रोजन क्या है गैस, whereas elements of carbon family are solids। ठीक है। तीसरी बात, हाँ जी, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात हमारी है भाई कि हाइड्रोजन इज डायटोमिक, whereas elements of 4a are monoatomic। चौथी बात करते हैं ऑक्साइड्स की, और ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है, आप लोगों के रजिस्टर में मौजूद है कि ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन आर न्यूट्रल। हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? न्यूट्रल। ये पहली बारी में बताई थी मैंने बात कि ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन आर न्यूट्रल। ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन आर न्यूट्रल, whereas oxides of group 4a are acidic। ठीक है भाई, तो ये 4 डिसिमिलैरिटीज हो गई किसकी, ग्रुप 4a की। अच्छा जी, यहाँ एक बात जो एमसीक्यूज में आती है वो सिमिलैरिटी के अंदर है। क्या है भाई? वो बात मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ। ये बात आती है कहाँ? एमसीक्यूज में। ठीक है भाई, तो इसीलिए मैंने ये बात लिख दी यहाँ पे कि ये बात एमसीक्यू में पूछी जाती है। वो सवाल इस तरीके से पूछते हैं कि कौन सी ऐसा ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो वैल्यू हाफ फिल्ड, वो ऐसा कौन सा ग्रुप है?
बेटे मैं बिल्कुल कर देता हूँ। मैंने ऑक्साइड वाली बात टीचर 2 मिनट है बेटे। हिबा भाई आप गलत क्लास में आ गई। अभी अभी फर्स्ट सेकंड ईयर की चल रही है, शुरू होगी। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिसिमिलैरिटी ऑफ लिख सकते हैं। हाँ जी, तो आप कह रही हैं, मैं बात ज़रा से रिपीट कर दूं कि हमारे पास ऑक्साइड्स वाली बात क्या थी। मैं बस 1 मिनट है क्लास ख़त्म होने में, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ऑक्साइड्स जो है ना वो 4 किस्म के होते हैं। न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। ठीक है जी। न्यूट्रल हमेशा कौन बनाता है? हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं। जैसे H2O ऑक्साइड है हाइड्रोजन का, न्यूट्रल होता है। भाई मिल जाएगी ना यार, अभी तो क्लास खत्म नहीं हुई, तुम जो है वो उसकी बात कर रहे हो। हो जाएगी। 3 दिन के लेक्चर एक साथ मिलेंगे, यानी सैटरडे को मिलेगी आपको ये फाइल। नॉन मेटल्स हमेशा क्या बनाते हैं? एसिडिक। मेटल हमेशा क्या बनाते हैं? बेसिक। एम्फोटेरिक किन्हें कहते हैं भाई? जिनका डुअल नेचर हो। ठीक है जी। एम्फोटेरिक कहते हैं जिनका क्या हो? डुअल नेचर, यानी वो एसिड के तौर पे भी बिहेव करें और बेसिक के तौर पे। तो 3 मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक। ये 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ठीक है बेटे। उसके बावजूद अगर कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज कर दिएगा, मैं आपको वहाँ पे भी समझा दूंगा, क्योंकि दूसरी क्लास का टाइम हो गया, क्योंकि वो ऑनलाइन में फिर वो यहाँ आना शुरू कर देंगे। मसला सारा ये है। ठीक है बेटे। तो मैं ये आप लोगों को फाइल जो है वो शेयर भी कर दूंगा। और बट ये हाँ, फाइल जो है वो आपको सैटरडे को मिलेगी। ठीक है। अगर फिर भी किसी को मसला हो ना तो मुझे भाई मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं मुझे। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।